स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ITI रैंकर्स में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिटर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला चैप्टर हमारा है ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में जियोमेट्री बोलते हैं। तो देखते हैं जियोमेट्री क्या होती है। जियोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्रन से। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मैट्रन का अर्थ होता है माप। तो हम देखते हैं कि ज्यामिति की परिभाषा क्या है। ठीक, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों और समतलों का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्यामिति के अवयव। आखिर ज्यामिति के कौन कौन से अवयव होते हैं जिनसे मिलकर ज्यामिति बनी है, देखते हैं। ज्यामिति के प्रमुख अवयव इस प्रकार हैं। नंबर 1 रेखा है, नंबर 2 कोण है, नंबर 3 त्रिकोण है, नंबर 4 वृत्त है, नंबर 5 चतुर्भुज है और नंबर 6 बहुभुज है। अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापा ना जा सके उसे बिंदु कहते हैं। ये अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, यानी बिंदु क्या होता है, यदि हम अपने पेन या पेंसिल से कहीं भी एक पॉइंट रख दें तो क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। और बिंदु क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसको हम माप तोल नहीं कर सकते। अब देखते हैं बिंदु के प्रकार। बिंदु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक संरेख बिंदु और एक असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इनको चित्र के माध्यम से। जैसे इसमें ये दिखाया गया है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो इनको क्या कहेंगे, हम संरेख बिंदु कहेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब देखते हैं इसका अगला अंश, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु जो है संरेख बिंदु के एकदम अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। चित्र से समझते हैं इसको। जैसे इसका एक लाइन है, इस पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यानी कि तीनों बिंदु इसके अलग अलग हैं, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो ऐसे बिंदु क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। अब इसका देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लाइन। ठीक है, इसकी पहले परिभाषा समझते हैं। दो या दो से अधिक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। कहीं भी दो बिंदु हैं, मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इससे जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी रेखा कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक, रेखा के प्रकार। सबसे पहले अब हम लंबवत रेखा के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलती हैं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये दो चित्र दिए गए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो पहले चित्र को समझते हैं। इसमें ये दो रेखाएं हैं, एक MN है, दूसरी OP है। तो क्या है, OP रेखा क्या है, MN पर लंबवत है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ऐसे दूसरे चित्र में देखते हैं, एक रेखा हमारी BC है, दूसरी क्या है, AB है। तो BC पर AB रेखा क्या है, लंबवत है, यानी कि ये दोनों रेखाएं मिलकर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, अब अगला देखते हैं इसका टॉपिक, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें ये जो दो रेखाएं हमें दी हैं, एक हमारी PQ है, दूसरी है LM है।
ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या है, किसी बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ ये एक बिंदु पर मिल रही हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं, ठीक है, क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। देखते हैं इसका अगला पॉइंट, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं। अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा के एकदम अपोजिट होती हैं, उनकी उल्टी होती हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर न काटें तो रेखाएं क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये दो रेखाएं हैं, एक LM है, दूसरी क्या है, PQ है। अब ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। यह है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर या प्रतिच्छेदी रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी चित्र में दो समांतर रेखाएं दी हैं, पहले AB दी है, दूसरी क्या है, CD दी है, और इनको एक रेखा, ठीक है, EF काट रही है। तो यही रेखा जो है EF क्या कहलाएगी, हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी। देखते हैं इसका अगला टॉपिक, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, तो इसका पहले परिभाषा समझते हैं। रेखा का वह भाग जिसके कम से कम दो अंतःबिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। देखिए ये कोई रेखा है, ठीक है, इस पे क्या है, दो बिंदु, एक A है, दूसरा B है। तो A और B के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, हमारा एक रेखाखंड कहलाएगी, ये वाली दूरी, ठीक है। तो रेखा का वह भाग जिसके कम से कम दो अंतःबिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। यानी कि रेखाखंड क्या है, रेखा का कोई एक भाग है, ठीक है, छोटा, जो दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है। देखते हैं इसका अगला, इसका अगला टॉपिक है समांतर रेखाओं का विभाजन, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं इसको। जब भी कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जैसा चित्र में दिखाया है, ये एक MN क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और PQ और RS क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कारण कुछ कोणों का निर्माण होता है, और ये कोण कैसे बनते हैं और क्या हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगत कोण के बारे में। संगत कोण क्या होता है, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ये एक चित्र है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो हम संगत कोण के लिए देखते हैं। ये क्या है, एक हमारी दो लाइनें हैं PQ और RS जो समांतर हैं, और इनको एक रेखा, तिर्यक रेखा काट रही है MN, ठीक है। तो संगत कोण इसमें कौन कौन से होंगे, हम तिर्यक रेखा की दाईं ओर की बात करेंगे, और जो हमारी समांतर रेखाएं उनके ऊपर के हिस्से की बात करेंगे। तो तिर्यक रेखा की दाईं ओर का भाग क्या है, ये है, और समांतर रेखा के ऊपर एक कोण हमारा 1 है, एक कोण क्या है हमारा 5 है। तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों संगत कोण कहलाएंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही अब हम तिर्यक रेखा के दाईं ओर और जो है समांतर रेखा के नीचे वाले भाग की बात करेंगे। तो नीचे वाले भाग में कोण 4 है और कोण 8 है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। अब हम चलते हैं तिर्यक रेखा की बाईं ओर के कोण देखते हैं। देखो बाईं ओर और समांतर रेखा के ऊपर के कोण देखेंगे। तो बाईं ओर क्या है, कोण 2 है और कोण 6 है, ये समांतर रेखा के ऊपर है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। अब बाईं ओर और समांतर रेखा के नीचे के कोण देखेंगे। तो क्या ये 3 है हमारे और 7 है, ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। यदि आपको चित्र के माध्यम से अगर समझ में नहीं आ रहा है कि तो क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट को इसके साथ आगे इसी लाइन पे आगे बढ़ा दोगे, तो जिसके साथ जो जिस कोण की मैचिंग होगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका संगत कोण कहलाएगा। अगर हम इस पूरे पार्ट को यहाँ उठा के ले आए तो क्या होगा, कोण 1 के साथ कोण 5 मैच करेगा, कोण 4 के साथ कोण 8 मैच करेगा,
कोण 2 के साथ कोण 6 मैच करेगा और कोण 3 के साथ कोण 7 मैच करेगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये संगत कोण हमारा क्या है? एक कोण क्या होगा? 5 के बराबर होगा। कोण 2 क्या होगा? कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला टॉपिक। इसका अगला टॉपिक है एकांतर कोण। एकांतर कोण जो 2 प्रकार के होते हैं, एक एकांतर अंतःकोण और दूसरा एकांतर बाह्य कोण। तो सबसे पहले हम एकांतर अंतःकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू और आर एस। तो इसके अंदर जो ये भाग है, इस भाग में जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे एकांतर अंतःकोण। इसके अंदर भाग में जो कोण बनेंगे वो कहलाएंगे एकांतर अंतःकोण। तो समझते हैं एकांतर अंतःकोण कौन कौन से होते हैं। देखिए, कोई अगर लाइन है इस टाइप से, कोई रेखा है, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो कोण बनते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। जैसे अगर चित्र में समझें तो कोण 4 ये है, और कोण 4 की उल्टी दिशा में कौन सा बनना है? 6। ऐसे कोण 3 और कोण 3 की उल्टी दिशा में क्या बनना है? कोण 5। तो ये सब क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण 4 के बराबर कोण 6 होगा और कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा। अब हम पढ़ते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण, बाह्य का मतलब होता है बाहर और अंत का मतलब होता है अंदर। यानी कि अभी तक जो कोण हमने पढ़े थे वो क्या है? ये समांतर रेखाओं के अंदर बन रहे थे। अब जो कोण हम पढ़ेंगे वो समांतर रेखाओं के बाहर बन रहे होंगे। तो समांतर रेखाओं के बाहर कौन कौन से कोण बनना है? कोण 1 बनना है, कोण 2 बनना है, कोण 8 बनना है और कोण 7 बनना है। ठीक है, तो यही कोण क्या कहलाएंगे? हमारे एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? जो भी हमारा कोण है, जैसे कोण 1 है और इसके अपोजिट जो होगा, उल्टा डायरेक्शन में जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। कोण 2 के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। तो कोण 1 के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें क्या है? कोण 7 है। और कोण 2 के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो क्या है? कोण 8 है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हम बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर। बाहर जो समांतर रेखाओं के बाहर के कोण हैं उसी के बारे में बात करेंगे, इसमें अंदर नहीं जाना है। ठीक है, तो कोण 1 के बराबर कोण 7 होगा, कोण 2 के बराबर कोण 8 होगा, और ये सब क्या कहलाएंगे? एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसको आप नोट्स का कर सकते हैं। ये क्या है? एकांतर अंतःकोण, कोण 3 कोण 5 के बराबर, कोण 4 कोण 6 के बराबर, एकांतर बाह्य कोण, कोण 2 कोण 8 के बराबर है, कोण 1 कोण 7 के बराबर। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है तिर्यक रेखा की ओर के अंतःकोण जो है संपूरक होते हैं। यानी कि जो हमारी तिर्यक रेखा है ये, और ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके अंदर का जो भाग है उसके जो कोण होंगे उन कोणों का योग क्या होगा? अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये आपको समझना है। इसका जो है जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इनमें बहुत यूज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ कोण क्या है? ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, और समांतर रेखाओं के अंदर है। तो समांतर रेखाओं के अंदर का कोण हमारे 4 और 5। तो 4 और 5 का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर हम बाईं ओर जाएं इसके, तो कोण 3 और कोण 6, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इसका कोण। ठीक है, तो कोण सबसे पहले समझेंगे कोण क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 रेखाओं के मध्य बनने वाले झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी 2 रेखाएं हैं और वो किसी झुकाव पर बनी हुई हैं, एक बिंदु से किसी झुकाव पर बनी हुई है, तो वो क्या कहलाएंगे? कोण कहलाएंगे। देखते हैं कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं?
पहला कोण है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने कोण होंगे वो न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, पूरा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या आएंगे, न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। अगला है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो होता है हमारा समकोण। ये जो कोण बन रहे हैं, ये जो कोण कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इसको कोई नाम दे दो, MN। ठीक है, ओ, तो ये कोण क्या कहलाएगा हमारा, समकोण कहलाएगा। अब पढ़ते हैं अगले कोण के बारे में। अगला कोण है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, हमारे अधिक कोण की श्रेणी में आएंगे। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण जो 180 डिग्री का कोण अगर कहीं बनना है तो वो सरल कोण कहलाएगा। ये है हमारी कोई रेखा, इस टाइप से अगर हम कोण बना दें पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सरल कोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं जो है कोण। कोण क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। दो रेखाओं के मध्य बनने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। कहीं भी दो रेखाएं हैं वो किसी झुकाव पर बनी हुई हैं, ठीक है, ये है मान लो, तो ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब देखते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के होते हैं वो सब क्या है, न्यून कोण कहलाते हैं। समकोण क्या होता है, यदि कोई 90 डिग्री का कोण है, दो रेखाओं के माध्यम से अगर 90 डिग्री का कोण बनना है तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, तो ये कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अब देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जितने कोण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। चित्र से इसको समझेंगे, ये जो है एक सरल कोण है, 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ते हैं कोणों के युग्म के बारे में। कोणों का युग्म क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कहीं पेयर। ठीक है, यदि कहीं दो या दो से अधिक कोण बनना है तो उनके कारण कुछ नए कोणों का निर्माण होता है, तो यही कोण हम अब पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। चित्र से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई दो कोण है, एक लाइन, एक लाइन है, इस पे कोण बने हुए हैं। ठीक है, तो एक कोण ये है, एक कोण ये है। ये मान लो 150 डिग्री का है, दूसरा है ये 30 डिग्री का। तो कोई भी अगर दो कोण है और उनका योग अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ देखो, एक कोण 150 है, दूसरा 30 है, तो ये दोनों का योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री का आएगा। तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। अब देखते हैं हम अगला पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। चित्र से समझते हैं इसको। ये मान लो कोई कोण x है और ये कोण y है। x बराबर 50 डिग्री है, y बराबर है 40 डिग्री। तो इन दोनों अगर कोणों को जोड़ें हम, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40 इक्वल टू 90। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग कहीं पर भी 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं,
इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जो एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसी चित्र में दिखाया गया, मान लो कोई कोण x है, ठीक है, ये कोण x है, इसके सामने कोई y कोण है, ये m है कोण और ये n है, सॉरी ये कोण है n। ठीक है, तो x y का क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, या y क्या है? x का शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे m क्या है? n का शीर्षाभिमुख कोण है और n m का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक जो है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। तो त्रिभुज की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, चित्र से समझाते हैं आपको। ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, तो तीन भुजाएं होनी चाहिए और दूसरी उसकी आकृति बंद होनी चाहिए। यह नहीं है कि मान लो एक भुजा यहाँ है, एक भुजा यहाँ है और एक भुजा यहाँ है, तो वो त्रिभुज की श्रेणी में नहीं आएगा। तीन भुजाएं और तीनों भुजाओं की आकृति जो है बंद होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार क्या होंगे? सबसे पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। चित्र से देखते हैं इसको। ठीक है, इसका ये कोण क्या है? 90 डिग्री का है, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। जिसका त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री का हो तो वो सब क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ जो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये कोई त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये मान लो 50 है, ये भी 50 है और ये 60। ठीक है, ए और बी और सी ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है? दो भुजाएं ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ए बी बराबर क्या है? ए सी की है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखते हैं अगला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चित्र से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये सही से बना लेंगे। एक ही त्रिभुज है, मान लो इसकी तीनों भुजाएं कितनी है? 50, 50 और 50, तो ये क्या कहलाएगा? ए बी और सी, ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसे अब देखते हैं अगला, इसका है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसे चित्र से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये मान लो 40 है, इसकी वजह 40 है, ये 50 है और ये 60 है। ए बी और सी ये तीनों त्रिभुज हैं
ये तीनों भुजाएं हैं, और एक भुजा क्या है 40 है, दूसरी क्या है 50 है, तीसरी क्या है 60 है। तो ये तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले जानते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप, समरूप का मतलब होता है समान रूप वाला, यानी कि उसके ही जैसे सेम दिखे, एक जैसा त्रिभुज दिख रहा है वैसा ही दूसरा त्रिभुज दिखे तो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। इस दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि आकार से इसमें मतलब नहीं होता है। एक त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, दूसरा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दिखने में उसके ही जैसा हो तो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब समरूप त्रिभुज, कोई भी अगर दो त्रिभुज है तो वो समरूप कब होंगे, उनकी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज होने के लिए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरा, संगत भुजाओं के बीच लंबाई का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं, हमने चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी है, तो इसमें क्या है, कोण ए कितना है 70 डिग्री है, और इसका संगत कोण है कोण पी, ये भी क्या है 70 डिग्री है। कोण बी इसमें क्या है 30 डिग्री है, और इसका संगत कोण क्या है, कोण क्यू है 30 डिग्री है। कोण सी कितना है 80 डिग्री है, और इसका संगत कोण कितना है, कोण सी का संगत कोण कोण आर है जो है 80 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में तीनों संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं इसके संगत भुजाओं के बीच लंबाई का अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं उनको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक कोण ले लेते हैं, इसमें 80 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है। तो 80 डिग्री ले लिया हमने, इसमें भी 80 डिग्री ले लिया। अब जिस भी त्रिभुज से हम स्टार्ट करेंगे, मान लो पहले ए बी सी से कर रहे हैं, तो ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रखेंगे। अगर आप पी क्यू आर से स्टार्ट करेंगे तो पी क्यू आर की भुजाओं को ऊपर रखेंगे। ठीक है। इसमें एक त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रखना है, दूसरों की भुजाओं को नीचे रखना है, तभी इसका अनुपात निकलेगा। तो हम सबसे पहले कोण लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है। और 80 डिग्री की सामने वाली भुजा देखते हैं कितनी है, ए बी है, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में 80 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू है। ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात। अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे, वो दूसरा कोण देखेंगे। दूसरा कोण हम ले लेते हैं, हम कोण लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला इन दोनों में। तो 70 डिग्री वाले के सामने भुजा कौन सी है, बी सी है, और इसमें 70 डिग्री के सामने वाली की भुजा कौन सी है, क्यू आर है। इनका रेशियो। अब हम देखते हैं इसका तीसरा कोण। तीसरा कोण कौन सा है, इसका 30 डिग्री है दोनों में, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री। अब इनके सामने की भुजा, त्रिभुज ए बी सी में क्या है 30 डिग्री के सामने की भुजा ए सी है, और त्रिभुज पी क्यू आर में 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, पी आर है। तो इनका रेशियो समान होना चाहिए। ठीक है। ये दो कंडीशन है समरूप त्रिभुज होने के लिए। एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा संगत भुजाओं के बीच लंबाई का अनुपात बराबर हो। तो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात कैसे निकालेंगे वो हमने बता दिया आपको, कि जो भी एक एंगल ले लेंगे, एंगल के सामने की भुजाओं का रेशियो। अब हम इसका देखते हैं अगला टॉपिक। इसका अगला टॉपिक है वृत्त। ठीक है, वृत्त, सर्किल, इंग्लिश में से सर्किल बोलते हैं। ये एक चित्र बना हुआ है वृत्त का, ये सब आप जानते होंगे वृत्त। ठीक है, कैसा होता है। तो वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, इन सबको हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो ठीक है, सब बारी बारी से इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिधि के बारे में, वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें वृत्त की परिधि की, तो वृत्त, कोई वृत्त है, वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, हम वृत्त की परिधि कहेंगे। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से।
ये सर्किल है। हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है, पूरे सर्किल पे एक पूरा चक्कर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगी। पूरे ये वृत्त की एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। अब हम देखते हैं इसका अगला दूसरा पार्ट है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है उसको देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, एक मिनट, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र बिंदु है इसका। अगर केंद्र बिंदु से हम कोई भी रेखा इस सर्किल में खींच दें तो वो क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। कहीं भी खींच दें, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ये सब क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है। अब त्रिज्या के बाद हम इसका अगला देखते हैं, व्यास। व्यास क्या होता है, सबसे पहले व्यास की परिभाषा देखेंगे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, उसका व्यास कहेंगे। वृत्त का सर्किल है, अगर हम इससे कोई लाइन खींच देते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगी। ठीक है। ऐसे खींच देंगे तो भी क्या कहलाएगा, ये इसका व्यास कहलाएगा। इसका अगला टॉपिक है चाप। चाप क्या होती है, वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चित्र से समझ लेते हैं इसको। मान लो कोई ये एक बिंदु ये है, वृत्त पर एक बिंदु ये है, तो ये जो होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी उसकी, ये जो आ रही है ये दूरी, ये कहलाएगी इसकी चाप। ठीक है। इसके बाद अगला है जीवा। जीवा क्या होती है, यदि हम वृत्त के अंदर कोई भी लाइन खींच दें और वो वृत्त के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों को टच करे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वृत्त की जीवा कहलाएगी। चित्र से समझते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी पूरी, ठीक है, तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को टच कर रही है तो ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। हम कहीं से भी खींच दें जो दोनों बिंदुओं को टच करती है वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है। ये सब क्या है, इसकी जीवाएँ हैं। हम वृत्त में कितनी भी जीवा खींच सकते हैं। ठीक है। और जो सेंटर से हम जीवा खींचेंगे किसी भी वृत्त में तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सेंटर पे खींची गई जीवा जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये समझ गए। के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो किसी वृत्त में परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। दूसरा, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि अगर हम सेंटर से जीवा डाल रहे हैं तो वो क्या होगी, उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी। अगला, वृत्त में जो जीवा केंद्र से जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है। इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हम खींच रहे हैं और एक जीवा यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये सेंटर से जो जितने दूर होगी वो उतनी छोटी होगी और सेंटर के जो जितने पास होगी वो जीवा उतनी ही बड़ी होगी। अगला पॉइंट है इसका, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। ये है कोई जीवा है और इससे अगर हम सेंटर से इस पर एक लंब डाल दें तो ये क्या है, मान लो ये कोई जीवा हमारी एम एन है। ठीक है। और ओ पी हमने इस पर लंब डाल दिया तो ये क्या करेगा, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एम पी बराबर हमारा हो जाएगा किसके, पी एन के। ठीक।
अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं, व्रतखंड। व्रतखंड क्या होता है उसको देखते हैं। तो व्रतखंड क्या होता है? व्रत का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो, उसका क्या कहलाएगा? व्रतखंड कहलाएगा। इसका अगला टॉपिक है चाप। चाप क्या होती है? व्रत की परिधि के किसी एक छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चित्र से समझ लेते हैं इसको। मान लो कोई ये एक बिंदु ये है, व्रत पर एक बिंदु ये है, तो ये जो होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी उसकी? ये जो आ रही है ये दूरी, ये कहलाएगी इसकी चाप। ठीक है। इसके बाद अगला है जीवा। जीवा क्या होती है? यदि हम व्रत के अंदर कोई भी लाइन खींच दें और वो व्रत के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों को टच करे तो वो क्या कहलाएगी? उसकी व्रत की जीवा कहलाएगी। चित्र से समझते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी पूरी, ठीक है। तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को टच कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। हम कहीं से भी खींच दें, जो दोनों बिंदुओं को टच करती है वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है। ये सब क्या है? इसकी जीवाएँ हैं। हम व्रत में कितनी भी जीवा खींच सकते हैं। ठीक है। और जो सेंटर से हम जीवा खींचेंगे किसी भी व्रत में तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सेंटर पे खींची गई जीवा जो है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये समझ गए होंगे। अब जीवा को हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। ये थोड़ी तिरछी लाइनें खींच रही हैं, ठीक है। ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगी इस टाइप से। अब जीवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो किसी व्रत में परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। दूसरा, व्रत का व्यास उस व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि अगर हम सेंटर से जीवा डाल रहे हैं तो वो क्या होगी? उस व्रत की सबसे लंबी जीवा होगी। अगला, व्रत में जो जीवा केंद्र से जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है। इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हम खींच रहे हैं और एक जीवा यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये सेंटर से जो जितने दूर होगी वो उतनी छोटी होगी और सेंटर के जो जितने पास होगी वो जीवा उतनी ही बड़ी होगी। अगला पॉइंट है इसका, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। ये है कोई जीवा है और इससे अगर हम सेंटर से इस पर एक लंब डाल दें तो ये क्या है? मान लो ये कोई जीवा हमारी एम एन है, ठीक है, और ओ पी हमने इस पर लंब डाल दिया, तो ये क्या करेगा? केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एम पी बराबर हमारा हो जाएगा किसके? पी एन के। अगला इसका पॉइंट है व्रतखंड। व्रतखंड क्या होता है उसको समझते हैं। यदि हम किसी व्रत में कोई जीवा डाल दें, मान लो हमने एक जीवा खींच दी किसी व्रत में, ठीक है, तो क्या करेगी? ये उस व्रत को दो भागों में बांट देगी। ठीक है। तो यही क्या कहलाएंगे? उस व्रत के व्रतखंड कहलाएंगे। ठीक है। एक व्रतखंड ये हो जाएगा इसका, दूसरा व्रतखंड ये हो जाएगा। तो इसका जो ये जीवा हमने डाली थी
इसका जो छोटा वाला पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, उसका वृत्त का लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड। जो बड़ा वाला ये भाग होगा ये क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्तखंड, कहलाएगा दीर्घवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड। तो ये समझ गए होंगे वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। कोई भी जीवा डालने पे वो वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। तो एक भाग इसका जो छोटा वाला भाग होगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, बड़ा वाला भाग दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक। इसका अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। चित्र से समझते हैं इसको। मान लो ये केंद्र बिंदु से दो त्रिज्याएं डाल दी हमने, एक ये डाल दी, ठीक है, और एक ये डाल दी। तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। ये पूरा एक त्रिज्यखंड बन जाएगा, ठीक है। एक त्रिज्यखंड ये बन जाएगा। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इसका दूसरा ये वाला त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो छोटे वाले को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं उनको समझते हैं। यदि एक ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ये सर्कल है और भी इसके अंदर सर्कल खींच दें, ठीक है, एक और खींच दें, एक और खींच दें। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो। मान लो ये इनका केंद्र बिंदु हो, इनका केंद्र बिंदु सभी सर्कलों का एक ही हो, तो वो क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, ठीक है। ये सर्कल मेरा सही से नहीं बना है, इसको समझ लेना, समझने के लिए जैसा भी। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। जिसको ये नोट करना है वो स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले इसको, और भी देख लेते हैं। इनकी परिभाषा वगैरह जैसे नोट करनी है नोट कर सकता है ये, त्रिज्या की, पर्दे की, व्यास की। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ये जो है वृत्त की प्रमेय है, जिसको आपको ध्यान रखना है। जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें इस प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो क्या है ये कि जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको। ये परिधि पर बनना है कोण, ये परिधि पे जो कोण बनना है थीटा है, ठीक है, और सेंटर पे बनना है वो क्या है, 2 थीटा है। तो इसको ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, ठीक है। ये फिर में आपको ध्यान रखनी है। अगला देख लेते हैं। अगला ये व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, इसको ध्यान रखना। डी बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि यदि हम कहें व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना, या इसका r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, यानी कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। और एक याद रखना है आपको, वृत्त की परिधि का फार्मूला ये होता है 2πr, या इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r जो है वो क्या है, डी के बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो ये वृत्त की परिधि का फार्मूला है, इनको ध्यान रखना है। आज का ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला चैप्टर का थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द हम इसके अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन जो है पहले वाले चैप्टर के जितने क्वेश्चन है वो इसके
अगले पार्ट में कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके जो साथी ITI कर रहे हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद।